गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया, यानी कि अलेक्जेंडर इंडिया में आया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स। तो यानी कि कौन कौन से फॉरेन लोग थे जो इंडिया में आए थे। तो सबसे पहले थे ईरानियंस, ईरान से लोग आए थे। ग्रीक से आए थे यावनाज, फिर शाकाज आए थे और कुशानाज आए थे। ये माना जाता है कि फ़ॉरेन से आए थे। तो फ़ॉरेन जो फ़ॉरेन्स का इन्वेजन था उसका हमारे आर्ट एंड कल्चर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, स्पेशली गंधारा आर्ट और क्वाइनेज सिस्टम पर फ़ॉरेन इन्वेजन्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो अब अगर हम बात करें अलेक्जेंडर की, तो अलेक्जेंडर को सिकंदर भी कहा जाता था। और अगर कुछ फैक्ट्स इसके बारे में पढ़ें तो अलेक्जेंडर का बर्थ हुआ था 356 BCE में मकेडोनिया में। इनके पापा का नाम था फिलिप, टीचर का नाम था एरिस्टोटल, जो कि बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट मान लो या विद्वान रहे हैं हिस्ट्री के फील्ड में, जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे इन्होंने क्या क्या इन्वेंशंस की, क्या क्या किया। ठीक है। फिर इन्वेजन ऑफ इंडिया तो 326 BCE में, यानी कि लगभग 30 ईयर्स की एज में ये इंडिया आए थे और 3 साल ही रहे इंडिया में, क्योंकि 323 BCE में इनकी डेथ हो गई, यानी 33 साल की उम्र में ये चल बसे। तो कोई ज़्यादा रहे नहीं, पर इन्होंने काफ़ी 3 साल में काफ़ी काम किया। तो हमने क्या पढ़ा कि इंडिया में कभी आए थे 326 BCE में, झेलम और वितास्ता रिवर के यहाँ से आए थे। तो एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हाइडस्पस। तो ये झेलम और वितास्ता रिवर के बैंक पर हुई थी। ये देखो, ये झेलम रिवर को ही एक्चुअली हाइडस्पस रिवर कहते हैं, मॉडर्न हाइडस्पस रिवर, यानी कि झेलम इसके किनारे यानी इसके बैंक पे बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हाइडस्पस। किसके बीच में हुई थी? किंग पोरस, जो कि पंजाब में पुरु राज्य के राजा थे, और अलेक्जेंडर के बीच में। तो किंग पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में लड़ाई हुई थी। ये देखो, ये एक सीरियल पे आता होगा, सिकंदर वर्सेस पोरस। तो इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि पोरस हार गए थे और अलेक्जेंडर पर उनकी ब्रेवरी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। तो उन्होंने उनका किंगडम वापस कर दिया और उन्हें दोबारा से रूलर बना दिया। तो वैसे तो पोरस हार गए थे, पर फिर भी अलेक्जेंडर काफ़ी इम्प्रेस हो गए, तो उन्होंने किंगडम वापस भी कर दिया और वापस से उसको रूलर बना दिया। तो अगर हम कुछ बैटल के इम्पोर्टेंट नोट्स देखें तो उस समय नेवल का कमांडर कौन था? नियार्कस। लैंड का कमांडर था सेल्यूकस निकेटर। ये अलेक्जेंडर का छोड़ा हुआ ही एक बंदा था, इसका कमांडर था। और अलेक्जेंडर इंडिया में सिर्फ 19 महीने ही रहे थे, तो ज़्यादा देर नहीं रहे, है ना। तो अलेक्जेंडर के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है मौर्यन एम्पायर। तो ये एम्पायर काफ़ी बड़ा और काफ़ी हद तक इसने इंडिया को, मतलब पूरी इंडिया पे अपना एम्परर कैप्चर कर लिया था। एक ही इंडिया में एक ही रूलर था, मौर्यन एम्पायर का रूल चलता था पूरी लगभग 90% इंडिया में। तो ये काफ़ी बड़ी डायनेस्टी रही है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी एंड फर्स्ट एम्परर, बॉर्न कब हुए? 345 BCE। ठीक है। तो ये मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे और पहले एम्परर थे मौर्यन डायनेस्टी के, और इनका जन्म हुआ था 345 BCE में। तो कुछ और नाम भी है, वैसे तो इनका असली नाम इंडिया में यही है, चंद्रगुप्त मौर्य, और कुछ फॉरेन राइटर्स ने और नाम भी दिए हैं, जैसे सेंड्रोक्टोस ने, जस्टिन, एरियन, डायोडस। ये जो 3 राइटर है फॉरेन, इन्होंने इसका नाम सेंड्रोक्टोस रख दिया। फिर प्लूटार्च और टोल्मी ने इनका नाम रखा है एंड्रोकोटस। नियार्कस ने रखा है सेलिकोटोस, और विशाखा दत्ताज मुद्राक्षा
शुद्राका। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 322 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट नंदा रूलर धनानंद को हरा दिया था और खुद रूलर बन गए थे। तो अगर हम देखें तो ये उस समय सिर्फ 23 साल के थे, यानी 23 साल की उम्र में चंद्रगुप्त ने धनानंद को हरा दिया था। वाह। अब इसके कुछ मेजर वर्क्स और लड़ाइयाँ, वॉर्स देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे चंद्रगुप्त के टाइम पे? चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्ता भी कहते हैं। फेमस बुक चाणक्य ने लिखी है अर्थशास्त्र। और 305 BCE में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। ये क्या नाम है आपका, अलेक्जेंडर का भेजा हुआ ही एक कमांडर था। फिर उसके बाद सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से करा दी और 4 प्रोविंसेस काबुल, खंदर, हेरत और मकरान ये हैंड ओवर कर दिए चंद्रगुप्त को। तो कौन से 4 प्रोविंस हैं? काबुल, कंधार, हेरत और मकरान। उसके बाद अगर हम देखें तो ये चंद्रगुप्त भी जैनिज़्म के फॉलोअर बन गए थे। इनिशिएटेड बाय आचार्य भद्रबाहु, यानी जैनिज़्म किससे सीख रहे थे? भद्रबाहु से। स्पेंट हिज लास्ट डेज एट श्रवणबेलगोला, कर्नाटका, यानी जब आखिरी दिन थे उन्होंने श्रवणबेलगोला, कर्नाटका में बिताए। अब हम पढ़ते हैं मेगास्थनीज। तो ये मेगास्थनीज कौन था? ये एक तो इसने बुक लिखी है इंडिका, जिसमें हमें इंडिया के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। दूसरा, ये एक एम्बेसडर था मेगास्थनीज, ग्रीक का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था। एम्बेसडर यानी राजदूत कहते हैं। ग्रीक का आया था मेगास्थनीज। इसने इंडिया के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है अपनी बुक इंडिका में। तो पहली बार ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही कोर्ट में आया था, इसलिए हम इसका जिक्र यहाँ कर रहे हैं। एम्परर्स पैलेस वॉज मेड ऑफ वुड decorated with gold and silver carvings. People were generally honest and truthful. Indian society was divided into 7 categories, unlike caste-based system. No slavery existed in India. Soldiers were paid salaries from the treasury. Maurya guarded by female soldier. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेगास्थनीज ने लिखी हैं चंद्रगुप्त के बारे में। उसने क्या लिखा है कि एक तो पैलेस लकड़ी और अच्छे गोल्ड और सिल्वर के काम हो रखा था। पीपल ऑनेस्ट थे, ट्रूथफुल थे। राज्य 7 कैटेगरी में डिवाइडेड था। स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करती थी। सैनिकों को सैलरी भी मिलती थी ट्रेजरी से, यानी राजकोष से। और फीमेल सोल्जर भी थे। फिर उसने और कुछ भी बताया है। द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा वॉज सराउंडेड बाय अ वुडन वॉल। क्रिमिनल्स वर नॉट इम्प्रिजेंट बिफोर देयर ट्रायल, यानी कि जब तक उनका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता था उन्हें जेल में नहीं रखा जाता था। जजेस वर अपॉइंटेड फॉर जस्टिस एंड रिसीव्ड सैलरीज फ्रॉम रॉयल ट्रेजरी। अ यूनिक इंडियन फीचर्स वॉज स्पिनिंग कॉटन एंड मेकिंग क्लोथ्स आउट ऑफ इट। फिलोसोफर एंड सेजेस वर हाईली रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। तो ये सब मेगास्थनीज ने बताया है इंडिया के बारे में कि वुडन वॉल से सराउंडेड था पाटलिपुत्र। फिर जेल, मतलब अपराध सिद्ध होने से पहले जेल नहीं होती थी, ये सब कुछ समझ गए। अब इसके बाद फिर हमारे नेक्स्ट रूलर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसारा। ये ही इज़ द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इनका कब तक चला राज्य? 298 BCE से 273 BCE तक। तो एक सेक्ट है आजीविका सेक्ट। इसके अकॉर्डिंग, जिसके फाउंडर मक्खली गोसाला हैं, जो श्रीलंका के राजा थे, दीक्षमोक्षा, सेंट दीक्षमोक्षा एज एन एम्बेसडर टू बिंदुसारा। देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, दीक्षमोक्षा। ये एम्बेसडर आया था किसके टाइम पे? बिंदुसारा के टाइम पर। बिंदुसारा आस्क्ड फॉर अजीर्णा, महा एंड दर्शना मैंगोस।
His council of ministers had 500 members and chaired by खलाटक। ठीक है, बाकी और नेम देखें इसके तो ग्रीक नेम है अमृत्रोचेट्स। भद्रसार एज पर वायु पुराण, सिंहासना इन जैन ट्रेडिशन, और इन्होंने 16 स्टेट कॉन्कर किए एज पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिव्यावादना। उसके बाद हाँ, इन तक्षशिला रेबेलियन फर्स्ट सुसीमा एंड देन अशोका वाज सेंट। तो पहले तक्षशिला में कोई जो लड़ाई हुई थी तो पहले इसको भेजा गया था सुसीमा को, पर ये हार गया था, इससे संभला नहीं, तो फिर ये आया अशोका, फिर इससे संभल गया। ठीक है, नेक्स्ट जो रूलर आया मौर्यन डायनेस्टी का था वो था अशोका। ही बिकेम द एम्परर इन 269 BCE, was the governor of अवंती before becoming the emperor। तो पहले ये अवंती का गवर्नर था एम्परर बनने से पहले। फादर का नाम बिंदुसारा, मदर का नाम सुभद्रांगी एज पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिव्यवादना। ठीक है, तो अब हम अशोका के नाम देखेंगे अलग अलग जगहों पे। जैसे ग्रीक में या गुजराती, नेपालीज और उद्गोलम इंस्क्रिप्शन में तो अशोक नाम ही है। कंगनहाली इंस्क्रिप्शन में नाम है रानी अशोका। पुराणों में इसका नाम है अशोकावर्धन। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में नाम है प्रियदर्शी। और जेम्स प्रिंसेप ने क्या नाम दिया है, देव नाम पियादसी। और जुनगाड़ा इंस्क्रिप्शन में अशोक मौर्य। ठीक है, अब हम अशोका की एक इम्पॉर्टेंट विक्ट्री देखेंगे, कलिंगा विक्ट्री, जो 261 BCE में हुई। ये मेंशन है अशोका के 13th रॉक एडिक्ट में, जिसमें अशोका ने साउदर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे ओडिशा, जिसे कलिंगा कहते हैं, उस पर अटैक कर दिया था, और तोशाली जो कि कलिंगा की कैपिटल है उसको कैप्चर कर लिया था। लेकिन वॉर के बाद उनकी एक हार्टफेल्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुई और वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद अब हम कुछ पढ़ते हैं अशोकास रिलीजियस लाइफ के बारे में। तो अर्ली रिलीजन, यानी पहले तो अशोका जो थे वो ब्राह्मणिज्म में मानते थे, यानी सनातन धर्म में। जैसे अकॉर्डिंग टू ड्रामा राजावल्ली ही वॉज ए फॉलोअर ऑफ शैविज्म। लेकिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट स्क्रिप्चर और स्कॉलर्स में ही लेटर एक्सेप्टेड बुद्धिज़्म अंडर उपागुप्ता। उसके बाद क्या हुआ, अशोका एंड द अजीविका सेक्ट। अशोका रिस्पेक्टेड द अजीविका सेक्ट एंड अदर रिलीजियस सेक्ट्स। दिस शोज हिज रिलीजियस टॉलरेंस। बिल्ट 4 caves in बराबर हिल्स बिहार फॉर द अजीविकास। करण चौपर, सुदामा, विश्वकर्मा एंड लोमस ऋषि, ये 4 केव अशोका ने बनवाए थे। ठीक है, करण चौपर, सुदामा, विश्वकर्मा और लोमस ऋषि। उसके बाद अशोका ने बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया लार्ज स्केल पर। 84,000 स्तूपास बनवाए बुद्धिज़्म के लिए। उनके जो बेटा था महेंद्रा और बेटी थी संघमित्रा, इन दोनों को श्रीलंका भेज दिया बुद्धिज़्म का प्रचार करने के लिए। तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो भी पाटलिपुत्रा में हुई थी, और उस समय चेयरमैन कौन था बुद्धिज़्म का, मोगालीपुत्ता तिसा। ठीक है, अभी रिवाइज करेंगे, हम करेंगे रिवाइज। अब हम पढ़ते हैं अशोकास धमा, एक्सप्लेन्ड इन अशोकास 11th रॉक एडिक्ट। इसका मतलब क्या है, अ कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन 13th रॉक एडिक्ट। तो एक अशोका ने सेट किया था धमा, यानी कि एक प्रिंसिपल, कोड ऑफ प्रिंसिपल फॉर मॉरल, कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इसके बारे में हमें इसके 11th रॉक एडिक्ट और 13th रॉक एडिक्ट के बारे से पता चलता है। अशोका वाज इनिशिएटेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क उपागुप्ता। बुद्धिज़्म की शिक्षा इसको उपागुप्ता ने दी थी। ठीक है,
उसके बाद बस यही पढ़ते हैं, रीज़न फॉर डिक्लाइन, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना, फिर रिवाइज़ कर लेंगे पहले। अगर फिर देखें लेटर मौर्यन रूलर्स यानी कि अशोका के बाद कौन बनता है, तो देखिए टोटल 137 ईयर्स तक जो है मौर्यन एम्पायर ने रूल किया था, जिसमें सबसे पहला रूलर तो चंद्रगुप्त मौर्य था और लास्ट रूलर था बृहद्रथ। लास्ट रूलर कौन था? बृहद्रथ। तो अशोका के बाद जो पावरफुल रूलर बना वो बना बृहद्रथ। बाकी उसका जो खुद का ही कमांडर इन चीफ था, यानी क्या कहते हैं, दरबारी था एक, शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा, उसी ने इसको मार दिया था और राजगद्दी पे बैठ गया था। इसका चीफ था, चीफ मिनिस्टर था, उसी ने मार दिया शुंगा ने, पुष्यमित्र शुंगा ने, और खुद राजा बन गया। तो बृहद्रथ वाज द फर्स्ट किंग इन इंडियन हिस्ट्री जो कि अपने ही मिलिट्री पैरेड के द्वारा मारा गया था, यानी अपने ही दरबारी के द्वारा मारा गया। फिर नई डायनेस्टी कौन सी आ गई? शुंगा डायनेस्टी, क्योंकि शुंगा बन गया ना। तो ऐसा माना जाता है कि शुंगा डायनेस्टी वाज इस्टेब्लिश्ड इन मगध एंड रूल्ड बाय ब्राह्मण, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंगा जो था वो क्षत्रिय नहीं था, वो एक ब्राह्मण था। तो ये अब ब्राह्मण डायनेस्टी शुरू हो गई, क्षत्रिय हट गए, ब्राह्मण लोग आ गए। तो इट इज़ द कंसिडर्ड एज द सिंबल ऑफ रिवाइवल ऑफ ब्राह्मण डोमिनेंस आफ्टर बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। वैसे भी ब्राह्मणों की वैल्यू कम हो गई थी क्योंकि बुद्धिज्म फैल गया था ना, तो ब्राह्मण में कोई मान नहीं रहा था। बृहद्रथ मौर्य was the first king to be murdered in open court to seize power. The arrival of Shunga dynasty marked the end of Mauryan era and beginning of post-Mauryan period. ठीक है, अब क्या रीज़न हो सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया? तो पहला था इनकम्प्लीट सक्सेसर। तो अशोका के बाद के जो रूलर थे वो वीक थे, इनएक्सपीरियंस थे और उनमें मिलिट्री अनस्किल्ड भी थे, यानी मिलिट्री की भी कोई नॉलेज नहीं थी। दे लैक्ड लीडरशिप क्वालिटीज़। उसके बाद अनसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो मौर्यन एम्पायर था उसके कोई फिक्स रूल नहीं था सक्सेशन का, तो इससे डिसेंट्रलाइजेशन हो गया और किंग की डेथ के बाद सब कुछ बिखर गया। फिर ब्राह्मण का रिएक्शन। अब अशोका जो था वो बुद्धिज़्म को फॉलो करने लग गया था, प्रमोट करने लग गया था और ब्राह्मण्स को अपोज करने लग गया था। तो ब्राह्मण्स ने अपोजिशन करने लग गए, उनको बुरा लगने लग गया था, तो तभी ब्राह्मण ने ही मार दी और शुंगा डायनेस्टी आई जिसमें ब्राह्मणिकल रिवाइवल हुआ। उसके बाद इकोनॉमिकल डिक्लाइन भी हो गया था, टैक्स भी बढ़ गए थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो गई थी, तो सारी आर्मी ख़त्म हो गई थी, कॉमन पीपल पे काफ़ी बर्डन आ गया था। फिर फॉरेन लोग भी आ गए थे, जैसे कुनार रीजन, वेस्टर्न साइड और दर्शर रीजन में फॉरेन लोग आ गए थे, तो इस वजह से पॉलिटिकल यूनिटी वीक हो गई, रीजनल इंडिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, तो इस वजह से मौर्यन एम्पायर आखिर ख़त्म हो गया। बाकी काफ़ी लंबा चला, 137 ईयर्स तक रूल किया मौर्यंस ने, 137, तो काफ़ी लंबा है ना। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने स्टार्ट किया था अलेक्जेंडर की इन्वेजन से इंडिया में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कौन कौन से फॉरेन इन्वेजन हुए, जैसे कि ईरान आए, ग्रीक के लोग आए, शाकाज आए, कुशानाज आए। तो फॉरेन इन्वेजन का हमारे आर्ट एंड कल्चर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, स्पेशली गंधारा आर्ट और कॉइनेज सिस्टम पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा फॉरेन इन्वेजन का। तो अब हम पढ़ते हैं अलेक्जेंडर के बारे में। तो अलेक्जेंडर का बर्थ हमने पढ़ा 356 BCE में हुआ था मैकेडोनिया में। इनके फादर का नाम था फिलिप और इनके गुरु का नाम था एरिस्टोटल। ये इंडिया में कब आए थे? 326 BCE में, और इनकी डेथ कब हो गई? 3 साल बाद ही 323 BCE में, बेबीलोन इराक में। तो देखो इंडिया में ये आए थे 326 BCE में और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटल करके गए, बैटल ऑफ हाइडस्पस। ये किसके बीच में हुई थी? पोरस राजा के बीच में और अलेक्जेंडर के बीच में। तो पोरस हार गया था पर अलेक्जेंडर काफ़ी इम्प्रेस हुआ उसकी ब्रेवरी से, तो उसने उसका राज्य वापस कर दिया और उसको वापस रूलर बना दिया।
बाकी हाइडेस्पस की बैटल हुई कहाँ थी? हाइडेस्पस रिवर जो कि आज झेलम है उसके बैंक पर, यानी उसके किनारे पर। तो जब बैटल में जो नेवल कमांडर था वो नियार्कस था और लैंड का कमांडर सेल्यूकस निकेटर था। अलेक्जेंडर सिर्फ 19 महीने रहा था इंडिया में, लेकिन अपना कमांडर छोड़ गया था, सेल्यूकस निकेटर। फिर हमने पढ़ा मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर का जो फर्स्ट फाउंडर था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि पहला एम्परर था मौर्य डायनेस्टी का। इसका जन्म हुआ था 345 BCE में। ठीक है, तो 322 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद, जो कि नंदा डायनेस्टी का रूलर था, उसे हरा दिया और खुद राजा बन गया। फिर इसका प्राइम मिनिस्टर कौन था? चाणक्य था, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्ता भी कहते हैं। फेमस बुक लिखी है चाणक्य ने, अर्थशास्त्र। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना से इसकी शादी करा दी और साथ में काबुल, कंधार, हेरत और मकरान, ये 4 जो प्रोविंस थे ये भी चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे अपने, उसके अंडर थे ना, वो अपने दे दिए उसने, क्योंकि वो हार गया था। बाद में चंद्रगुप्त ने जैनिज़्म फॉलो करने लग गया था। भद्रबाहु आचार्य का नाम था, जिनसे इन्होंने जैनिज़्म की शिक्षा ली थी। अपने लास्ट डेज इन्होंने श्रवण बेलागोला, कर्नाटका में एक जगह है, वहाँ पे आराम से रहे और फिर मर गए होंगे, क्या ही पता। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रीक एम्बेसडर है मेगास्थनीज, जिसने किताब लिखी है इंडिका, जो हमें इंडिया के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती है। उसने बताया कि जो एम्परर का महल है उसमें लकड़ी का काम है, सोने और चांदी की वर्क हो रखी है, जो लोग हैं वो सच्चे हैं, ईमानदार हैं। सोसाइटी 7 कैटेगरी में डिवाइडेड है, कोई स्लेवरी नहीं है, सोल्जर्स को सैलरी भी मिलती है और फीमेल सोल्जर भी हैं। उसके बाद सिटी जो पाटलिपुत्र है वो सराउंडेड बाय वुडन वॉल। क्रिमिनल को का अपराध सिद्ध करने से पहले उसे जेल में नहीं डाला जाता। ठीक है, जजेस को अपॉइंट किया जाता है जस्टिस के लिए, उन्हें सैलरी भी मिलती है। कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं और फिलोसोफर और सेजिस की काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती है। फिर नेक्स्ट रूलर जो आया वो इसका बेटा आया बिंदुसार। इसका चला 298 से 273 तक। ठीक है, इसमें बस इसके टाइम पर श्रीलंका के राजा का एक एम्बेसडर आया था, दीक्षमोक्षा। ठीक है, ये याद रखना। फिर बिंदुसारा का बेटा आया अशोका। ये पहले अवंती का गवर्नर था, अब एम्परर बन गया था। उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट, कलिंगा में इसने जीत हासिल करी थी, लेकिन फिर इसको हार्टफेल्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और बुद्धिज़्म फॉलो करने लग गए। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि पहले अशोका सनातन धर्म को मानते थे, लेकिन उसके बाद जो है ये बुद्धिज़्म में आ गए थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट देखें तो बुद्धिज़्म की प्रमोशन की अशोका ने। बहुत ही लार्ज स्केल पर 84,000 स्तूपास बनवाए हैं। अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेज दिया बुद्धिज़्म प्रमोट करने के लिए। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल भी पाटलिपुत्र में हुई थी अशोका के टाइम पे। चेयरमैन था बुद्धिज़्म का मोगाली पुट्टातिसा। फिर 11th रॉक और 13th रॉक एडिक्ट में हमें अशोका धमा के बारे में पता चलता है, कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अशोका ने बुद्धिज़्म की शिक्षा किससे ली थी? उपगुप्ता से ली थी। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट रूलर था वो बृहद्रथ था। इसको इसी के ही एक क्या नाम है, दरबारी ने मार दिया था और फिर शुंगा डायनेस्टी शुरू हो गई थी। ये ब्राह्मण डोमिनेंस सोसाइटी थी, डायनेस्टी थी। और इसके बाद अगर हम रीजंस पढ़े मॉडर्न डिक्लाइन के, तो ये थे इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर, अनसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ब्राह्मण का रिएक्शन बुरा हो गया था, इकोनॉमिक डिक्लाइन, फॉरेन का इन्वेजन। तो इस वजह से
अब मौर्यन डायनेस्टी ख़त्म और शुंगा डायनेस्टी आ चुकी है। थैंक यू। अब नेक्स्ट हम दूसरी वीडियो में करेंगे, ठीक है।